Assalamualaikum students. Today we will start with electrical power transmission EPT course. The things we will cover in this lecture will be HVDC versus HVAC. Second thing that we will cover is underground transmission versus overhead transmission, the overhead transmission line. Third thing we will discuss is mechanical design of transmission lines. So starting with HVDC versus HVAC. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि HVAC को हम यूज़ ही क्यों करते हैं. नाउ करंटली वाई HVAC इज़ यूज्ड मोर देन HVDC. तो सबसे पहले HVAC क्यों यूज़ होता है. HVAC यूज़ होने की सबसे मेन वजह ये है कि जो है हम वोल्टेज लेवल्स को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं. वोल्टेज लेवल्स को ट्रांसमिशन करते वक्त हम वोल्टेज को जो है इंक्रीज़ कर देते हैं टू रिड्यूस द करंट और टू रिड्यूस द I2R लॉसेस को हम रिड्यूस कर देते हैं. कैसे? बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल्स आर इंक्रीज्ड. कैसे इंक्रीज? ट्रांसफार्मर से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर हम इससे जो है हमारे पास I2R लॉसेस वगैरह कम हो जाते हैं. सेकेंडली, अब हम अगर ये हम HVAC सिस्टम चल रहा है सही, तो हम वाई आर वी कंसिडरिंग HVDC और HVDC सिस्टम जो है पहले क्यों नहीं कंसिडर करे जा रहे थे और अब क्यों कंसिडर करे जा रहे हैं. HVDC सिस्टम अब इसलिए कंसिडर किए जा रहे हैं, सबसे पहली बात कि वोल्टेज लेवल्स जो है, नाउ वी कैन रेगुलेट वोल्टेज लेवल्स HVDC का. कैसे? AC में हम कन्वर्ट करेंगे पहले DC वोल्टेज को और फिर वोल्टेज लेवल चेंज करने के बाद हम इसको DC में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करेंगे. आफ्टर ट्रांसमिटिंग हम एट द रिसीविंग एंड दोबारा कन्वर्टर से DC को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं. DC टू AC कन्वर्ट हम लगा सकते हैं ताकि जो है हम फिर जो कि यूजुअली वी यूज़ AC इन आवर हाउस एंड एनी अदर मशीनरीज. तो पहले ये काम होता था मरकरी आर्क वेल्व से होता था ये. ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग थायरिस्टर आर्क वेल्व्स जो है इस काम को और वी कैन डू इट मोर एफिशिएंटली. अब तीसरी चीज़ है HVDC के हमें फ़वाइद क्या हैं, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ HVDC या एडवांटेजेस ऑफ HVDC हमारे पास क्या है. एडवांटेजेस हमारे पास क्या है. इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है HVDC की वो कम है. अगर जो डिस्टेंस जो है, जो ब्रेक इवन डिस्टेंस यूजुअली जो कहते हैं 600 किलोमीटर की अगर ट्रांसमिशन लाइन है, तो हमें आफ्टर 600 किलोमीटर HVDC इज चीपर देन HVAC. लॉसेस कम है. नो स्किन इफेक्ट, नो करोना या लोअर करोना लॉसेस है हमारे पास. सेकेंडली, ठीक है. थर्ड हमारे पास ये है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, लेस इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सिस्टम. लेस इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन के साथ, जो कम्युनिकेशन हमारे पास सिस्टम चल रहा होता है उसके साथ लेस इंटरफेरेंस भी है. ये फ्यू एडवांटेजेस हैं HVDC के ओवर HVAC. हम डिफरेंस देखेंगे अंडरग्राउंड वर्सेस ओवरहेड लाइंस में. हम फ़र्क देखेंगे. जो बेसिक से फ़र्क है अंडरग्राउंड और नॉर्मली, जो हमें पता है कि जो है अंडरग्राउंड में अगर जो है कोई फॉल्ट आ जाए या जो कोई आउटेज आ जाए तो उसके जो है हमें वो देखने में या लोकलाइज़ करने में, उसका बताने में कि कहाँ से टूटा है, तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है. या हम ये कह सकते हैं रिस्टोरेशन टाइम ऑफ अंडरग्राउंड इज़ मोर देन ओवरहेड लाइंस. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटेजेस इज़ लेस इन अंडरग्राउंड.
कम चांसेस है कि ज़्यादा के कोई भी हमारे पास फॉल्ट वगैरह आए अंडरग्राउंड में। रिस्टोरेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है अंडरग्राउंड में, इसके अपोजिटली। थर्ड हमारे पास क्या है, राइट ऑफ वे जो है वो हमें अंडरग्राउंड में मिल जाता है, मींस ओवरहेड में हमें बुरा लगता है या इतना अच्छा नहीं लगता आँखों को। ये बेसिकली कुछ फ़र्क है अंडरग्राउंड वर्सेस ओवरहेड लाइंस के। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन यूजुअली जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, वाइल ओवरहेड लाइंस आर बेयर कंडक्टर्स। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये कुछ डिफरेंस है। अब हम मेन पार्ट में आएंगे। मेन पार्ट जो हमारे पास अब है वो है मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में आने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की इसमें हम बात करेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होता है कि जो है देयर इज़ अ टावर पे हमारे पास क्या है, क्रॉस आर्म्स होते हैं। ये हमारे पास ये टावर कहलाएगा, ये हमारे पास क्रॉस आर्म्स कहलाते हैं, क्रॉस आर्म्स। देन इंसुलेटर्स, सबसे पहला टावर, सेकंड इज़ क्रॉस आर्म्स, थर्ड इज़ इंसुलेटर, फोर्थ कंडक्टर, फिफ्थ इज़ अर्थ वायर यूजुअली कनेक्टेड होते हैं। फोर्थ वॉज कंडक्टर, फिफ्थ इज़ अर्थ वायर, सिक्स्थ इज़ आर्किंग हॉर्न, and seventh is dampers। तो हम सबसे पहले टावर बेसिकली क्या करता है, इट एक्चुअली मेंटेन द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। टावर एक्चुअली मेंटेन द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। क्रॉस आर्म जो है वो इंसुलेटर्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, इंसुलेटर्स यूजुअली इसलिए लगाते हैं हम ताकि जो है ताकि इंसुलेट कर सके कंडक्टर को फ्रॉम ग्राउंड। फोर्थ इज़ कंडक्टर्स जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और फिफ्थ हमारे पास है अर्थ वायर यूजुअली जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को फ्रॉम लाइटनिंग और अदर इफेक्ट्स। सिक्स्थ इज़ आर्किंग हॉर्न्स जो हैं वो यूजुअली अकर इन पेयर्स एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम फ्लैश ओवर क्या, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल या लाइटनिंग डेट स्ट्राइक, तो ये प्रोटेक्ट करता है इंसुलेटर्स को डैमेज होने से। सेवन्थ इज़ डैम्पर्स इज़ यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, ये है। और एट्थ भी है हमारे पास, डेट इज़ स्पेसर जो है वो इस्टेब्लिश करता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, ताकि वो दो आपस में टकराए नहीं है, दे कुड नॉट नॉक देम ओवर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली कुछ था, दैट इज़ टावर, क्रॉस आर्म्स, इंसुलेटर, कंडक्टर। अर्थ वायर इज़ यूजुअली एट द टॉप ऑफ द टावर, आर्किंग हॉर्न्स, डैम्पर्स, स्पेसर। आपको इसके वो भी अटैच की हुई है, मैंने तस्वीर भी आपको इसकी अटैच की हुई है, वो आप देख लीजिएगा उससे। नेक्स्ट इज़ नाउ द मैकेनिकल डिज़ाइन हम किस तरीके से आएंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन हम किस तरह कर सकते हैं। इंसुलेटर से क्या होते हैं, अब सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन विथ थ्री इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स हमारे पास हैं वो बेसिकली हमारे पास एज अ कैपेसिटर एक्ट करते हैं। लेट्स सपोज 3 डिस्क अगर इंसुलेटर डिस्क है, तो वी हैव रिप्रेजेंटेड 3 डिस्क विद 3 कैपेसिटर्स। हमने कहा इसकी कैपेसिटेंस C है। अब जो है इसकी कोई ना कोई शंट कैपेसिटेंस डिवेलप हो जाती है विद द टावर, क्योंकि 2 कंडक्टर्स के बीच में ये एयर होती है, तो हमारे उसको कुछ कैपेसिटेंस डिवेलप हो जाती है, दैट इज़ नोन एज शंट कैपेसिटेंस। इसको हम यूजुअली लिखते हैं MC1 कह सकते हैं, इस तरह से इसको MC2 कह लेते हैं।
ठीक है, तो वी कैन से दैट इसके अक्रॉस, इस इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम ले सकते हैं V1, इसके अक्रॉस जो हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं V2, और इसके अक्रॉस जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं V3 जो, और इसका करंट हम ले लेते हैं I1, इसका करंट ले लेते हैं I2, और दिस वन कुड बी I3, इसको ले लेते हैं I3, इसको ले लेते हैं I2। तो सबसे पहले तो हम इसको पहले ड्राइव करेंगे कि हमने इसको निकालना क्या, टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम इसमें कैसे निकालेंगे, हम सबको बेसिकली सारे वोल्टेजेस को, दैट इज़ V2 V3 V4 या जो भी हो सकता है, इसमें 3 डिस्क है तो वी हैव 3 वोल्टेज V1 V2 V3, और अगर ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा डिस्क लेते हैं। तो V2 V3 और जितने V4 V5 अगर ज़्यादा डिस्क हैं तो उन सबको हम V1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज़ आवर फर्स्ट एम। ठीक है, तो अब इसको हम ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं I1, अगर मैं इधर नोडल एनालिसिस लगाऊं तो इट विल बी I1 इज़ इक्वल्स टू I2 plus I2, and this I2, applying nodal at this node, we can say B at A, so I2 equals to I3 plus I3 plus I3, और total voltage is V1 plus V2 plus V3। टेकिंग इक्वेशन 1 अगर हम लें, इक्वेशन 1 इसको मेंशन कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 मेंशन कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 लें तो इक्वेशन 1 हमारे पास है I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I2 प्लस I2, और इक्वेशन 2 हमारे पास है I3 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I3। अगर हम इक्वेशन 2 लें, टेकिंग इक्वेशन 2, तो I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I3, तो हम ये कह सकते हैं MC1 इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगी, V1 जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि ये लाइन, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में? पैरेलल क्या होता है, इसकी एक लेग इसके लेग से ज्वाइन है, और इसकी एक लेग और इसकी एक लेग वो भी सेम नोड पे ज्वाइन है। तो वी कैन से दैट दिस कैपेसिटर आर पैरेलल, तो ये भी V1 होगा। तो अगर मैं इसको नोडल को, अब मैं इसमें वोल्टेज के फॉर्म में लिखूँगा, I2 को मैं लिख सकता हूँ C ओमेगा C V2 इक्वल्स टू I3 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा C V3 प्लस I3 को मैं लिख सकता हूँ M ओमेगा M C V1, सॉरी ये V1 है, V1 C V1, ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा M C V2, I3 इज ओमेगा M C V1, ओमेगा M C V1। जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देखते हैं, ओमेगा M C V1 वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो V1, ओमेगा M C V1 एंड ओमेगा M C V1 ओमेगा C V1 इसके। तो हमने इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब अगर हम इसको जो है ओमेगा C V2 इक्वल्स टू ओमेगा C V1 प्लस M V1 ओमेगा कट C is cut with C, V2 equals to 1 plus M V1। हमने V2 को V1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, अगर मैं इसमें आपको एक बात नहीं बताई, I2 को हमने ओमेगा C V2 लिखा है, I2 इज़ रिटन एज ओमेगा C V2। ये कैसे आया? अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो वी कैन से दैट V equals to I XC, XC is what? Reactance of the capacitor। V equals to I, XC can be 1 over omega C। अगर I को सब्जेक्ट बनाऊं तो इट विल बी ओमेगा CV। हियर इट वॉज V2 या V जो भी है, तो आप इसको कर सकते हैं I इक्वल्स टू ओमेगा CV। दिस इज़ हाउ वी हैव रिटन ओमेगा C V2 इन प्लेस ऑफ I2। ये V2 को हमने एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ V1। सिमिलरली फॉर V3 वी विल टेक इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1
it will be I1 equals to I2 plus I2. But here we do not know about the voltage across I2, voltage across I2. अगर मैं इस लूप को कंसिडर करूं तो मैं इसकी वोल्टेज निकाल सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज़ V2 एज वी नो. इसके अक्रॉस हमने पता था इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, तो वी कैन कैलकुलेट इट्स वोल्टेज टेकिंग दिस लूप. हम इस लूप को पहले वो कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. ये मैंने ड्रॉ किया जी. ये करंट का डायरेक्शन इसका इस तरफ था, तो वी कैन से डेट इज़ V2 V1 और ये हम कहते हैं x. तो -V2 -V1 प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 0. डेट इज़ x विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2. तो इसका वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2. देयरफॉर तो इक्वेशन 2 हमने ली थी I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I2. तो फिर हमारे पास I2 हमारे पास क्या हो जाएगा, I2 वॉज ओमेगा सी वी टू प्लस दिस I2 वॉज ओमेगा सी, और जो हमने अभी निकाला वो V1 प्लस V2. दिस विल I1 क्या हो जाएगा, ओमेगा सी V1 इक्वल्स टू ओमेगा सी V2 प्लस ओमेगा, इट विल बी ओमेगा एम सी, क्योंकि ये हमारे पास जो है शंट कैपेसिटेंस थी. तो ओमेगा एम C1 प्लस ओमेगा एम सी V2. ओमेगा सी V1, अगर हम ओमेगा सी को कॉमन ले लें, ओमेगा सी को कॉमन ले लो, ओमेगा सी V2 विल बी 1 प्लस एम. अगर मैं इसको और इसमें से मैंने ओमेगा सी V2 1 प्लस एम, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा एम C1. मैं इसको दोबारा लूँ, ओमेगा सी V2 प्लस एम V1 प्लस एम V2. ये फिर हमारे पास हो सकता है ओमेगा सी V2 प्लस एम V1 प्लस एम V2. सिंपल है, ओमेगा सी से सी वी कैन कट. V1 इक्वल्स टू V2 प्लस एम V2 प्लस एम V1. V2 को हम कॉमन ले लेते हैं, V2 1 प्लस एम V1. तो इट कैन बी रिटन एज V1, इट वॉज V3, सॉरी फॉर दिस. ये ओमेगा सी V3 था I1 का. V3 इक्वल्स टू V2 1 प्लस एम V1. ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हमने V3 को इन टर्म्स ऑफ V2 एंड V1 एक्सप्रेस कर लिया. अगर मैं इसको इक्वेशन 4 कहूँ, और जो हमने पीछे किया था इट वॉज इक्वेशन 3, डेट इज़ V2 1 प्लस एम V1. इट कैन बी रिटन एज इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में अगर मैं पुट करूँ, मैं इक्वेशन 3 आपके सामने कॉपी कर लेता हूँ. इक्वेशन 3 हमारे पास थी V2 1 प्लस एम V1. ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी. सब्सिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में, मतलब इन प्लेस ऑफ V2 आई विल पुट 1 प्लस एम V1. इट इज़ V3 इक्वल्स टू 1 प्लस एम V1, 1 प्लस एम होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम V1. इसको अगर मैं खोलूँ तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस एम V1. इट विल बी माई एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 V1. हो जाएगा हमारे पास V3 को इन टर्म्स ऑफ V1 हमने एक्सप्रेस कर लिया. इस तरह से हम जो है अब हम अगर हमें कोई भी क्वेश्चन है तो हम सारे अगर सबको हम सबसे पहले वोल्टेजेस को V1 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन अगर हो
is 20 kilowatt with 3 disks and M equals to 0.1. We have to calculate V1, V2 and V3. The total voltage is V1 plus V2 plus V3. V1, as we have seen, V2 can be written as 1 plus M V1, while V3 can be written M square plus 3M plus 1. Substituting the value of M, that is 0.1, into the M, we got V1 plus 1.1 V1 plus 1.3 V1, and solving it we have got V1 equals to 5.87 kilovolt, V2 as 6.45 kilovolt and V3 as 7.68 kilovolt. This is how the voltage will be distributed among these 3 insulator discs. However, what we want is a uniform distribution of voltage in these 3 insulators. The string efficiency is the method to show how better we have distributed or how uniformly we have distributed the voltage. The string efficiency, the formula of string efficiency is a voltage upon 3 into Vmax, and the voltage here we have the line voltage was 20 kilovolt, and we will multiply voltage maximum we have got is 7.68 volt. Solving this will give us 86.8% of efficiency, string efficiency. What we need to do is we need to improve the string efficiency. स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे. जितना स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी उतना वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. हम चाहते हैं वोल्टेज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके मेथड्स किस तरह से हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस तरह से किया जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स.